नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं टोरंटो से ताहिर गोरा साहब और न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड से विभूति झा साहब और हम उनसे बातचीत करेंगे जो दुनिया जहां में हो रहा है, जो हमारे बगल में हो रहा है। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमें सपोर्ट करते रहें पत्रम पुष्पम के साथ। मैं आरंभ करूंगा ताहिर गोरा साहब से। ये साहब, पाकिस्तान में तो सुना जश्न चल रहा है कि साहब जीत का जश्न चल रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अभी मैंने सुना कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि साहब हमने 1971 का बदला ले लिया है, हमने 1971 की हार का बदला ले लिया। इसका मतलब ये तो मान गए कि 1971 में हारे थे। कोई मतलब ऐसे वैसे नहीं हारे थे। मैं आज ही एक व्लॉग रिकॉर्ड करके आया हूँ जो कल चलेगा। उसमें मैंने वो 1971 के वीडियो क्लिप चलाए हैं जब जनरल नागरा इनसे कह रहे हैं कि हथियार डाल दो, हम तुम्हें जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट करेंगे, और ये हजारों की तादाद में हथियार डाल रहे हैं। तो अगर ये इनकी जीत हुई है, असल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो चपरासी होता है। जो फौज का सिपा सलार है वो वैसे तो 22nd ग्रेड का ऑफिसर है, लेकिन वो वहाँ का जिसे कहते हैं अल्लाह मियाँ है। उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है और वो किंग है, और उसकी औकात भी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होती है। पाकिस्तान से बाहर निकल के वो अफगानिस्तान भी चला जाए तो उसको जूते पड़ते हैं। तो अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हारे थे, लेकिन ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं ज़रा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा टफ यूज़ कर सकता हूँ। इनको कोई शर्म हया नहीं है। देखिए, एक ही होता है कि आपके साथ झूठ बोला जाए, ये अपने साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जो अपने साथ झूठ बोले, जो अपने आप को धोखा दे, उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन ये लूजर है। और इनको पता है, जब ये वो तकरीर कर रहा था ना शहबाज शरीफ, कि ये उसने कहा कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी, तो उसके साथ वो आर्मी चीफ खड़ा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनथिंकेबल विक्ट्री के बाद आदमी इस तरह खड़ा होता है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 रोज पहले गए थे आदमपुर की बेस पे, तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फौजी जवान भी मुस्कुरा रहे थे। तो जीत की तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना। यहाँ जो शहबाज शरीफ जिस तरह खड़ा था, जिस तरह पाकिस्तान का चीफ द आर्मी स्टाफ खड़ा था, इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी और कह रहे थे कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी 3-4 दिन के दौरान। और आपको और हम सबको पता है कि 10 मई को जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले, और भारत ने जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं, उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दें, ये तुम्हारा न्यूक्लियर का जो थ्रेट है वो भी ब्लफ हो गया। वो मतलब वो भी कॉल्ड आउट हो गया। ठीक है, जो जो न्यूक्लियर का हुजूर, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब के रखा था वो खतरे में आ गया है। खतरे में, वो अमेरिकन ने इनको कहा कि हम इंडियंस को सिफारिश करते हैं आपकी, बट यू बेटर टॉक टू देम। तो फिर इनके मिलिट्री के जो लोग थे उन्होंने भारत को फोन किया। अब भारत ने ये सोचा उस वक्त, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम गेस भी कर सकते हैं, कि भाई हमारा जो प्राइमरीली ऑपरेशन था वो तो ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसमें हमने इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया, इनकी मिलिट्री बेसिस को हिला के रख दिया। तो अब हम ठीक है, चलिए हम कर एयर लेते हैं डिफेंस उड़ा दी पूरी की पूरी। हाँ, तो भारत ने ये नहीं कहा कि सीज फायर, भारत ने कहा कि हम हॉल्ट करते हैं, रोक देते हैं अभी, और देखेंगे तुम आगे कैसे बिहेव करते हो। फिर 12 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतने दो टोक लफ्जों में बोला, उन्होंने दो टोक शब्दों में कहा कि बात यह है कि आपके साथ अगर बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और अगर
कश्मीर पे आप बात करना चाहते हैं तो सिर्फ ये बात होगी कि पीओके आप कब हमारे हवाले करेंगे, इसके अलावा आपके साथ कोई बात नहीं होगी। आज राजनाथ जी ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम सिर्फ देख रहे हैं पाकिस्तान की कुछ स्टूपिड हरकतों को वॉच कर रहे हैं। जो कुछ हमने किया है इनका हशर इससे बहुत आगे हो जाएगा अगर इन्होंने अब कुछ स्टूपिड एक्शन लिया। तो ये तो है ग्राउंड रियलिटी। अब उस ग्राउंड रियलिटी पे वो जमीन पे खड़ा होके बेशर्म प्राइम मिनिस्टर चपरासी जो है पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि हम जीत गए। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा एंटी पाकिस्तान फौज एटीट्यूड अपनी जगह पे, मेरा प्रो भारत अपनी सिविलाइजेशन के लिए मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ये सब कुछ ना भी हो, मैं बिल्कुल एक दूसरी दुनिया का आदमी हूं, तो इस तरह की इलॉजिकल बातें मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इस तरह की इरेशनल बातें अगर कोई करे तो मेरा तो जी चाहेगा कि एक हल्की सी चपत लगा दो उसको कि इंसान बनो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने आप को डिसीव कर रहे हो। तो मेरा प्रॉब्लम ये है संजय भाई कि ये वो बदकिस्मत कौम है जो अपने आप को डिसीव करती है। अच्छा, इनका झूठ ना ये बाकी दुनिया के देश बाय कर लेते हैं, बिकॉज किसी के पास इतना समय नहीं है कि इनकी बक बक की डेप्थ में जाए। वो कहते हैं बक बक कर रहे हैं, लेट्स गेट ओवर। तो ये समझते हैं कि दुनिया इनसे इम्प्रेस है। अच्छा, इनको अंदर की कहानी पता है, दे ऑल नो व्हाट हैपेंड विद देम। अपनी जनता को ये चूरन चटाते रहते हैं। इनकी जनता भी अब इनसे तंग आ चुकी है। बलोचिस्तान वाले अलग तैयार होने को बैठे हुए हैं, वो पठान अपने अलग तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब, अब तो पंजाब इमरान खान के सपोर्टर दैट मेक ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ पंजाबीज, दे आर फेड ऑफ दिस मैन। इसने ये पहलगाम का टेररिज्म करवाया था, ये वही आदमी है आसिम मुनीर। जब ये आईएसआई की चीफ था इन 2019 तो इसने पुलवामा का पुलवामा अटैक, करा है। ठीक है, द सेम मैन। इसने फिर ये पहलगाम का सेवेजरी, अनबिलीवेबल, वो फुटेज देखी नहीं जाती मुझसे कि कोई इतने भी घटिया लोग हो सकते हैं जितने ये हैं। तो दे डिड दैट। और अगर उसके बाद भी अगर ये अपनी फतह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं इतनी पटाई हो जाने के बाद भी, तो फिर इनसे ज्यादा बेगैरत बेशर्म कौन होगा? यही मैं कह सकता हूँ। जी, विभूति जी, आपने भी देखा और राजनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन हमारे ट्रंप बाबू कहाँ से कूद पड़े अचानक और कहने लगे, साहब पहले बोले हमने मीडिएशन करवा दिया, फिर बोले कि नहीं 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 नहीं, आई वोंट से दैट, लेकिन हमने हेल्प तो किया और देखो हमने न्यूक्लियर रोक लिया। क्या मतलब अपने एडवाइजर्स की सुनते नहीं है बिल्कुल ही क्या? आप उसी मोड में आ गए जिसमें पहले थे कि जिसने कुछ भी मेरे मर्जी के खिलाफ कहा उसको मैं सैक कर दूंगा, जैसे माइकल वॉट्स को कर दिया। देखिए साहब, ट्रंप साहब के साथ साथ एक और भी चर्चा होनी चाहिए कि आपको लीडर जब मिलता है तो जो बुरा सही सच गलत सब एक ही बंडल बन के आता है। तो ट्रंप साहब की मुंह पे उनकी लगाम नहीं है और वो किसी की बात सुनते नहीं है। ये 2016 वाले के बाद समय में भी बात हुई थी कि वो किसी की बात सुनता नहीं, सुनता है, करता वही है जो उससे मर्जी आती है, कहता वही है जो मर्जी उसकी आती है। कभी कभी जब वो टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीच पढ़ी जाती है ना किसी खास अवसर के लिए, तो वहां पे वो पढ़ी लिखी स्पीच पढ़ देते हैं वो। तो उसको कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट स्पीच ऑफ ट्रम्प वेयर ही सीम्ड कोजेंट, डिड नॉट गो ऑफ लाइन। तो लेकिन एक बात है कि बंदे में एक चीज है, लेकिन आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है कि स्टीफन कोहेन एक रशिया स्पेशलिस्ट हुआ करते थे यहाँ पे, उनका अब निधन हो गया है। तो उन्होंने एक समारोह में कहा था, पूरे डेमोक्रेट थे वो, और उन्होंने कहा था कि मैं ट्रम्प को लाइक नहीं करता हूं, मैंने उसको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन बंदा ऐसा है कि कभी कभी वो बहुत बार सच बोल जाता है, या वो अनजाने में बोलता है या समझबूझ के बोलता है, ये मुझे पता नहीं। तो वो खास करके रशियन के बारे में बोलते थे वो। यहां तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, उसकी जैसे ताहिर साहब ने
बड़े फूल भरी बखान की कश्मीर पाकिस्तान की, उसमें मैं भी अगर एक दो चीज ऐड कर दूं तो देखिए, रखेल आपकी कितनी भी पुरानी हो जाए, उसकी मोहब्बत हमेशा जाती नहीं है, कभी कभी याद आ जाती है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने टीवी पे याद दिला दिया था अमेरिका को कि हमने तुम्हारे लिए बहुत काम किए हैं, जो तुमको नहीं करना था वो भी मैंने किए हैं, और वेस्ट के लिए किए हैं, तो अपना IOU इन कैश किया कि अभी तो मेरी जान बचा लो। आप जो कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ जो कह रहे थे अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हुई हमारी, वो ये था कि उनको ये विश्वास नहीं था कि इंडिया इस तरह का रिस्पॉन्स देगा। वो टोटली तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी चड्डी पैंट सब उतर गई एक साथ। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैं बिल्कुल उनको चाइना के एयर डिफेंस और टर्की के सब कुछ हमारे आकाश, भारत के ड्रोन आकाश पे जरूरत से ज्यादा विश्वास था करके, या भारत के आकाश तीर ने सारा उनको पूरा नजारा दिखा दिया। तो इसे कारण क्या हो गया, दो तिल मिला गए साहब। और जो न्यूक्लियर एसेट्स की जहां तक बात है, जीडी बख्शी ने कहा कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स कुक हो गए। लगता है हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। 4.1, 4.5, 5.7 अर्थक्वेक हुए अंदर इतने सारे। तो जिस तरह से यूक्रेन में अमेरिका का जो बायो लैब, वेपनाइज्ड बायो लैब है, उसका चल रहा है काम, उसी तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने एक शह दी थी। इस बात की चर्चा मैंने 9/11 के बाद की थी कि पहला काम अमेरिका ने जो किया था कि वो विश्वास उठ गया अपने यारों इसकी यारी पे, और इसके बाद उन्होंने किसी तरह से उनके न्यूक्लियर हादसे को अपने कंट्रोल में कर लिया था कि तुम छोड़ नहीं सकते हो। सिर्फ उनको एक चीज की इजाजत दी गई थी कि आपको जब मर्जी हो न्यूक्लियर का बोलते रहो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको इजाजत दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान को वहां पे डर्टी बॉम्ब अमेरिका ने वहां रखा था, एंड दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड अमेरिका। सो उनका एक जो उन्होंने जो वॉर के लिए, अगर उन्होंने कुछ रोकने के लिए कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया था, तो आपने ताहिर साहब ने तो बता ही दिया कि वो DGMO वहां का बोला, अमेरिका ने बोला कि जो गो एंड टॉक टू देम, राइट। दे कांट, वो अपने VP वैंस को भी बेवकूफ नहीं दिखाना चाहते थे कि 2 दिन पहले उसने कहा था कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, नन ऑफ आवर बिजनेस, नन ऑफ आवर बिजनेस। अब सडनली आपका बिजनेस क्यों हो गया भाई? अलार्मिंग इंटेलिजेंस कहां से आई? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि तुम्हारे साथ जो हम बिस्तर में इतने साल रहे हैं, तो तुम्हारी अंदर की बातें भी बता सकती हूँ मैं। 6 इंच का है या 12 इंच का है, मुझे बता सकती हूँ तुम्हें मैं। सारी दुनिया को तुम्हें हंसवा सकती हूँ तुम्हारे ऊपर, गंदा बना सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। तो अमेरिका को उस बात का डर हो गया। एंड व्हेन इंडिया स्टॉप, इनको लगा कि बच गई जान। दैट इज व्हाट दे से अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। बच गई जान अपनी। ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, जान, जान बच गई। तो इसीलिए जो है, ये जो ट्रम्प का एक ही चीज मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया, मैंने उस पर मैंने अपना शो भी किया था। मेरे 17 मिनट का शो को 65,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके। मेरे ट्वीट पे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने उस पर विचार देखे। मेरा 2 ही मुद्दा था, ट्रम्प की ये मिस्टेक है, और मैं एज ए रिपब्लिकन कह रहा हूं, आपने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। जब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ हम काम करते थे दिल्ली में, तो उन दिनों अगर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक किसी क्लाइंट के पास जाए, तो मजाक होता था कि अरे अमेरिकन बैंक हैज कम, दैट मींस वी मस्ट बी डूइंग वेल। So we were known as a fair weather friend. And that's what I said to Mr. Trump as well in the message, that you made America unreliable ally again. Again. Yes. This is what has happened tragically. Second thing, I strongly took objection that 26 हिंदुओं को धर्म के नाम पे वहां पे उनका मर्डर हुआ पहलगाम में, और उसकी चर्चा सब भूल गए। सब आक्रामक देश को आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, जो 1947 से उनके टेरर के साथ जी रहा है। आपने इंडिया की टेरर की पुकार को पू कर दिया, मजाक उड़ा दिया। ओ
freedom fighters and whatever else is there. Entire West and America did that. You lost a big support. The genuine people, I have always said this and I have always maintained it. मैंने लोगों को कहा भी है अमेरिका में कि अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट करता है genuinely, it's only India. Rest of the world wants America to be beaten back. उनको अपनी जगह पे बैठाना है. The arrogant Yankee has to be shown his place. मैंने कहा कि एक आपका मित्र है तो भारत है और आप उसको डिस्काउंटेड तरह से देखते हैं. यही काम हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लोगों से कहता हूं मैं हमेशा कि आपको अगर इंडिया से दोस्ती चाहिए, 1.4 बिलियन पीपल से दोस्ती चाहिए, अगर आपको उनके साथ आर्थिक स्थिति निभानी है, अगर आपको डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करनी है, अगर आपको डाइवर्सिटी बचानी है, अगर आपको फ्रीडम बचानी है, तो आप इंडिया को बिल्कुल ही मात नहीं कर सकते. आपको उनको मित्र मान के चलना पड़ेगा. दिस इज माई अपील टू अमेरिकन्स हियर. यही मैं कहता हूँ, यही मेरा पर्पस है. That's what I reach out to them. That's what I tell them. ट्रम्प की बात से मुझे उतना ज्यादा, और दूसरी बात उन्होंने कही, ओ शहबाज शरीफ और मोदी दोनों ही बड़े अच्छे लोग हैं, दोनों ही मेरे मित्र हैं. आपने मित्रता का अपमान किया. क्या शहबाज शरीफ कभी आपके लिए 1 लाख स्टेडियम में बैठा के लोगों को अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगवाया था क्या? नहीं करवाया था ना. So this is what is important. And I think Trump has got that message, has definitely got that message, whatever his reaction may be, but he got that message that आपने बिल्कुल ये गलत तुलना स्थापित की, ये अनुचित था. ये खबर उनके पास पहुंच चुकी है कि ये अनुचित था. बाकी तो भैया हमने मोदी जी को भी मौलाना मोदी कहा है. हमारा ही देश राहुल गांधी को भी टॉलरेट करता है. आलू से सोना, सोना से आलू, हम उसको भी, उसके भी न्यूसेंस को टॉलरेट करते हैं. हम शरद पवार को टॉलरेट करते हैं, हम स्टालिन को टॉलरेट करते हैं. तो ट्रम्प की एक बात करने से आई ऑब्जेक्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो क्रेजी ओवर इट. दैट्स व्हाट आई विल से. एंड मैं भारतीयों से और सबों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा उसको सेंटिमेंटल मत होइए. हर एक पॉलिटिशियन की अपनी 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 विचार होती है. कभी बोल जाता है कुछ, उसको फिर इग्नोर करिए, आगे बढ़िए. अपने देश में जो दुश्मन बैठे हैं उनको पकड़िए. ये इस पहलगाम का सबसे बड़ा असर संजय जी मेरे विचार से है कि 0.5 एलिमेंट अब नंगे हो गए, वो भी, चाहे वो खान हो. 0.5 काफी घट गया है. 0.5 घट के 0.1 हो गया है. तो अब जो है वो भी समझ में आ गया है. ओवैसी भी बोलने लगे हैं, उमर अब्दुल्ला भी बोलने लगे हैं. अब खान को भी बताना है. इन सब चीजों को हमें फिट करना है. दैट इज भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है, इंटरनल फिक्सिंग द प्रॉब्लम. बाहर तो हो जाएगा ठीक, हम है ना बाहर का ठीक करने के लिए. वापस चलता हूँ ताहिर गोरा साहब के पास. एक चीज जो देखने में आ रही है कि जैसे हमास का हश्र सबने देख लिया, लेकिन हमास अभी भी कहता है कि साहब हम तो जीत रहे हैं, और उनका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो तो कहते हैं कि साहब कि जब तक एक भी यहूदी बाकी है दुनिया में तब तक उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी. तो क्या पाकिस्तान भी इसी माइंडसेट में है? वैसे तो उनकी जो एक ब्रिगेडियर एस.के. मलिक की कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसमें तो यही कुछ लिखा हुआ है. तो उसमें जो उनका प्रीफेस है ज़ियाउल हक ने लिखा है, और ज़ियाउल हक में वो प्रीफेस में लिखते ही यही हैं साहब कि वो कुरान का 8.39 जो है अल-अनफाल 39 कि भाई ये तो जंग जारी रहेगी जब तक कि पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं हो जाएगा. तो पाकिस्तान सीरियसली हमास बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, अगर पाकिस्तान हमास के फुटस्टेप पे चलना चाहता है तो उसको हमास का हशर भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमास को अब रिड्यूस कर दिया है इजराइल ने फ्रॉम 100 टू 10. तो अगर पाकिस्तान की बड़ी ये इच्छा है कि हम हमास के फुटस्टेप पे चलें तो दे मस्ट बी रेडी. ऑलरेडी 50 तो हो ही चुके थे 1971 में. अब देखिए, हमास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैं अरब देशों में भी बहुत आता जाता रहता हूँ. अरब देशों में ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं जो हमास वाले हैं. इनफैक्ट इनको कोई सऊदी अरब में एंटर नहीं होने देता.
यूएई ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि इनको जहां नजर आए पकड़ो और जेल में डालो। इवन अब कतर भी इनसे तंग आ रहा है। कतर भी वो $400 मिलियन का तो तैयारा गिफ्ट कर रहे हैं ना। आपने देखा अभी ट्रम्प साहब वहां पे थे तो क्या नज़ारे थे। अच्छा, ट्रम्प साहब ने भारत के मामले में जो ब्लंडर किया वो तो किया ही किया है। वो गए मिडल ईस्ट और नहीं गए इजराइल, गए हैं मिडल ईस्ट और वापसी पे वो फलस्तीन के गीत गाते आए हैं जहाज में। तो वो तो अपने ब्लंडर कर रहे हैं, इसलिए कि उनके ऊपर जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम डॉलरों की बारिश कर रहे हैं, $1.2 ट्रिलियन कतर ने कहा हम लगाएंगे, $1 ट्रिलियन के करीब सऊदी अरब ने, और कपल $100 बिलियन यूएई ने। तो वो तो अपने जैसे फोर सेल है ना अमेरिका, वो तो इस चक्कर में है। वो उनका जो साथी है इजराइल, उसके बारे में भी उन्होंने 3-4 दिन सोचा नहीं और यही बोला कि जी मुझे बड़ी चिंता है फलस्तीनियों के बारे में। तो हमास तो खुद ही रिड्यूस होगा। अब आप ये भी देखिए कि जो अमेरिकन हॉस्टेज अभी 4 रोज पहले रिलीज हुआ है, वो व्हाइट हाउस के साथ हमास ने बात की है। यानी व्हाट अ शॉकिंग मोमेंट इन आवर लाइफ कि हमास की अब डायरेक्ट लाइन है व्हाइट हाउस के साथ, डिस्पाइट दे हैव बीन रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ व्हाट दे वर। ठीक है। अच्छा, ये जो जियो पॉलिटिक्स के हैं मामला अपनी जगह पे, ट्रम्प साहब सऊदी अरब में वो सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं जुलानी, उनसे मिले। जुलानी पे $10 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी। आईसिस का वो हेड रहा और उसको अब आईसिस मिटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आए और ये कह के आए हैं कि तुम बड़े ही प्यारे आदमी हो, इज अ वंडरफुल मैन, ही सेड दैट। तो ब्लंडर सिर्फ भारत के मामले में नहीं है, ऊपर तले है, ऊपर तले है। जहां पैसा दिखता है, जहां चमक दिखती है, ट्रम्प साहब वहीं पे फिसल जाते हैं। खैर, ये तो उनकी बातें। अब पाकिस्तान के बारे आपका ये सवाल कि ये क्या हमास के रास्ते पे है, इनमें इतनी बाय द वे जुर्रत नहीं है कि ये हमास के रास्ते पे चले। हमास, आई डिसलाइक देम 1000 टाइम्स, लेकिन ये बात है कि वो लड़ते हैं। ये तो लड़ने के जोगे भी नहीं है पाकिस्तानी। इनका तो हाल जो है ना, वो हमास से भी बुरा है। ठीक है, हमास ने तो हजारों जानें गंवाई हैं, फिर भी वो ढीठों की तरह बात करते रहते हैं। तो अरब दुनिया में हमास को कोई पसंद नहीं करता। सऊदी अरब तो आगे बढ़ना चाहता है, वो तो वहां पे क्लब खोल रहे, कॉन्सर्ट करवा रहे। यूएई तो ऑलरेडी लगता है, जब भी जाता हूँ मुझे फील होता है मैं यूरोप में आ गया हूँ। इवन मैं लास्ट टाइम कतर गया तो आई हैड अ फीलिंग कि ये कतर को क्या हो गया। ये पिछले साल की बात है। और सऊदी अरब गया मैं तो कुछ शहरों में उनके जो हॉली सिटीज हैं, जो उनके मक्का मदीना, उन में तो मैं नहीं गया, लेकिन रियाद जद्दा, सिचुएशन इज एंटायरली चेंज कंपेयर टू लाइक आई वेंट लास्ट टाइम बिफोर दैट 10 years बैक। अच्छा, वो तो खुद हमास को रिजेक्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को रिजेक्ट कर रहे हैं अरब, इवन सीरियंस। अगर पाकिस्तान रिजेक्टेड लोगों के पीछे चलना चाहता है तो फिर तो पाकिस्तानी इसी लायक है, लेकिन ये उनके पीछे भी नहीं चल सकता। इनमें लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। इनको 2 चपत लगते हैं, ये भाग जाते हैं। अब पाकिस्तानी जहाद की जो भी सीन है वो आपको मुझे पता है, ये 78 ईयर से जिहाद कर रहे हैं। भारत में इन्होंने प्रॉक्सी टेररिज्म की है। भारत से कश्मीर का 1 इंच ये ले नहीं सके। तो इसका मतलब क्या है कि हर बरस ये बिलियंस डॉलर्स ऑफ पाकिस्तानी पुअर पीपल के ये खा जाते हैं और लड़ने के ये काबिल नहीं है। भारत की आर्मी तो 1.3 मिलियन और एक माइटी आर्मी है। ये तो बलोच रेबल से नहीं लड़ सकते, ये तो टीटीपी वालों से नहीं लड़ सकते, ये तो तालिबान के किसी फैक्शन से नहीं लड़ सकते। इनको बलोचों ने 2 महीने पहले जो इनके जिसे कहते हैं ना छक्के छुड़ाए, तो इनका मामला क्या हुआ, ये पार्लियामेंट में पहुंच गया था सिपहसालार, और उसने पार्लियामेंट में जाके कहा कि भाई हम अपने फौजी जवानों की लाशें खाम खा नहीं गवा सकते।
आप जो पॉलिटिशियन है, यू मस्ट टेक सम स्टैंड। तो ये तो इसकी हालत है। अब पाकिस्तान एक गिरती हुई दीवार है। देखना यह है कि इसको धक्का कौन देता है। बलोच तो तैयार बैठे हुए हैं। बलोच जो सेंट्रल कमान है उनकी, जो उनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बैठे हुए, मेरी उनसे डेली बात होती है। वो तो साफ कह रही है। कल उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज वाला मेरे साथ शो किया, रजाक बलोच ने। उन्होंने कहा कि हम तो भारत से, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें असला दें, यूक्रेन को जिस तरह आपने असला दिया, हमें असला दें, क्योंकि हम अपनी मदरलैंड की फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है कि जिस कौम की मदरलैंड पे कब्जा किया हो, यानी बलोचों की मदरलैंड पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, तो हम तो वो छुड़ाना चाह रहे हैं। अब वो यूनाइटेड नेशन चले गए हैं, उन्होंने लेटर लिखा है डॉक्टर ताराचंद ने कि भाई हमें रेफरेंडम कराने की परमिशन मिलनी चाहिए। मैंने डॉक्टर ताराचंद से कहा कि आप इससे बड़ा कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि शुरुआत हम लीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं, हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि हमें रेफरेंडम की परमिशन दें। तो वो तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बलोच वो उनका कंसर्न नहीं है। वो तो अपने कंसर्न में फंसे हुए हैं कि उनके साथ जो ब्रूटैलिटीज हो रही हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनके हजारों जवानों को ये मार चुके हैं, हजारों नौजवान लापता है। वो तो अपनी ऑर्गेनिक फाइट लड़ रहे हैं। अब भारत के खिलाफ ये जो इन्होंने पहलगाम में जो एक हाईएस्ट ऑर्डर की घटिया किस्म की टेररिज्म की है, और मासूम हिंदुओं को जो मारा है, उनको टारगेट करके, आइडेंटिफाई करके, वो क्यों किया? क्योंकि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जब हाईजैक हुई, या बसों में बलोच रेबल उतार लेते हैं और जो फौजी जवान होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके मारते हैं। तो पाकिस्तान की घटिया आईएसआई ने वही करने की कोशिश की, क्योंकि उनका ख्याल है कि भारत की हेल्प उनको मिलती है। वो बलोच कहते हैं कि हमें नहीं मिल रही, हमें मिलनी चाहिए। वो ये थोड़ा कहते हैं कि हमें ना दो है। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, भारत से भी पूरी दुनिया से कह रहे हैं हमें हेल्प दो फॉर गॉड सेक। तो सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था कि क्या ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, इनकी जो इमोशनल जनता है, ये हमास के रास्ते पे चलना चाहती है, ये इस काबिल भी नहीं कि ये हमास के रास्ते पे चल सके। और ये इतनी बहादुर भी नहीं, हमास जैसे भी हैं, घटिया हैं, सब कुछ है, मगर एक बात तो हम मानते हैं ना कि वो लड़ते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं। ये तो लड़ने के काबिल नहीं। इनके अगर 100 फौजी मर जाएं तो इनकी मां मर जाती है। हमने 93,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनते देखा 1971 में, जब भारत इतनी बड़ी पावर नहीं होता था। अब 54 इयर्स के बाद तो भारत दुनिया की ऑलमोस्ट पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। चौथी हो गया सर अब। चौथी, ठीक है ना। तो अब और उनकी मिलिट्री, अभी देखिए चाइना के जो इनके पास सिस्टम थे, उनका भी टेस्ट हो गया ना इस जंग में। वो भी पता चल गया कि कितने कारआमद थे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब तक कोई जंग छोटी मोटी ना हो, पता नहीं चलता कि किसके वेपन जो हैं वो कितने कारआमद है। तो वो पता चल गया ना। अब चाइना के पहली बार यूज हुए हैं ना मिसाइल भी, और उनका शील्ड सिस्टम भी। तो दैट गॉट कोलैप्स। तो जिन पे ये तकिया कर रहे थे, उस तकिए से ही हवा निकल रही है। तो ये है सिचुएशन सर। विभूति जी, इसमें एक पूरे जो ताश की गड्डी में एक जोकर होता है, वो जोकर के रूप में एक टर्की नाम की भी चिड़िया आई है। हमारे यहाँ थैंक्स गिविंग आने वाला है साहब 3-4 महीनों के बाद। बहुत सी टर्कियों का बलिदान होगा यहाँ पे। लेकिन तो इस टर्की नाम की चिड़िया को नजला क्यों हुआ साहब? तो उसका नाम ही टर्की था, तो इसलिए उन्होंने तुर्कीये बदला, क्योंकि अमेरिका में टर्की वाला टर्की हो जाता है। अच्छा, ये है इसका भेद। मैं भी सोच रहा था क्या हुआ इन्होंने तुर्की क्यों किया उसको। क्योंकि यूएस में टर्की हो जाता था ना, एंड टर्की इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एन इडियट, दैट्स अनदर पार्ट। लेकिन एक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है कि आज के जो हमेशा मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत सी चीजें बहुत जल्दी जान जाते हैं। तो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है,
टर्की भारत का दोस्त कभी नहीं था। भारत को देखिए, मैं इस बात को लेके चलूंगा संजय जी कि इस दरमियान जो हुआ है सारा कुछ पिछले 6-7 दिनों में, इससे अगर हमें पूरा शत्रुबोध न हो तो फिर हमें अपने आप से चिंता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है लाइफ का कि शत्रुबोध करने के लिए आपको असली सच्चाई को मानना पड़ेगा। अगर वो हम ना माने तो शत्रुबोध नहीं होगा, सच्चाई माननी पड़ती है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान और चाइना कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे। वो आपका सर्वनाश ही चाहते हैं, चाहे इधर से या उधर से, वो आपका सर्वनाश ही चाहते हैं। इस बात का तथ्य अगर आप स्वीकार करेंगे तब आपकी अपनी पॉलिसी भी जगह पे आने लगेगी। मुझे खास तौर से बहुत ही खुशी है कि भारत में एक मूवमेंट चला है, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। मैं उसमें एक और भी ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके मेड इन चाइना मत लो। जहां भी हो सके, थोड़ी तकलीफ हो भी तो हलाल प्रोडक्ट्स बंद करो। कहो इनको कहो, पतंजलि को कहो, डाबर को कहो, हमदर्द को कहो, हमदर्द को छोड़िए, डाबर को कहो, बीकानेर वालों को कहो, जलेबी वालों, जितने सारे हैं मिठाई वाले जो बेच रहे हैं भारत यहाँ पे अमेरिका में सामान हलाल का छापा लगा के, वो बंद करिए। मैंने पटेल ब्रदर्स को यहाँ पे बोला, मैंने उसके मैनेजर को कि आप अपने हुजूर को बताइए, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विथ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और हलाल प्रोडक्ट्स। मैं नहीं आपको चाहता हूं कि बंद करें आप, लेकिन आप अपने इतने बड़े स्टोर में एक सेक्शन बना दीजिए ना, हलाल एंड नॉर्मल। वो करने में आपको क्या तकलीफ है? बड़े बड़े स्टोर्स में मेंस और लेडीज ड्रेसिंग के अलग अलग स्टोर इलाके होते कि नहीं होते हैं? तो वो क्यों नहीं करते हैं आप? तो मैंने पतंजलि को ये भी कहा, आप हलाल बेचिए लेकिन हमें मत बेचिए ना वो। आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट अ हलाल सर्टिफाइड आइटम। अगर हम जब तक इन सब चीजों पे वास्तविक तौर से आक्रमण नहीं करेंगे तो फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बात हम भूल जाते हैं। किसी ने कहा अभी 2 दिन गर्मी रहेगी, फिर थोड़ा डिस्काउंट आएगा, और जिस तरह से मालदीव जाने लगे थे इंडियन लोग कुछ करके कि अरे बड़ा सस्ता में मिल रहा है चलो, तो एक मानसिक प्रवृत्ति होती है कि हम फिर सस्ते के पीछे भागते हैं। वो फिर न शुरू हो जाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आमिर खान से सवाल पूछा जा रहा है इस बात को। मैंने भी उसको ट्वीट करके पूछा था कि तुम सारे के सारे नाम जो पिक्चर बनाते हो, ये सब हिंदुओं के हिंदू धर्म पे ही के बारे में क्यों बनाते हो? सत्यमेव जयते क्यों बनाते हो? राइट? वो जो एक अच्छी कॉमेडी बनाई थी, इट वाज अबाउट 2 बुरखास, ही मेड इट इनटू अ हिंदू फिल्म, मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ 2 यंग लेडीज हु गॉट मैरिड लाइक दैट। अब महाभारत पे बनाना चाहता है मूवी। मैं तो कह रहा था कि भैया तुम कुरान शरीफ पे क्यों नहीं बनाते हो? Why don't you make a life of Muhammad a movie? Make a movie on that, na? But that he will not do. We are not demanding. I am a student of economics. सप्लाई और डिमांड पे मेरा विश्वास है, तो लोग डिमांड करेंगे तो सप्लाई होगी। सब डिमांड खत्म कर देंगे तो सप्लाई बंद होनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से मेरा अपना विचार ये है कि मानना पड़ेगा टर्की का जो सवाल है, वो खिलाफत वाले, वो अपना ऑटोमन टर्क वाले हैं, उनको अपनी शाख जमानी है। और उनको एक शाख इसलिए भी जमी हुई है क्योंकि नाटो में उनको मेंबर बना दिया गया है, तो वो अपने को सुरखाव के पर जैसा समझते हैं। यूरोपियन यूनियन में नहीं बनाया, लेकिन हाँ, यूरोपियन यूनियन में नहीं बनाया, नाटो में बनाया, क्योंकि वॉर क्लब था ना साहब। दे वांटेड टू नो द इस्लामिक माइंडसेट और उनके क्या विचार हैं। तुर्की इज मोर ऑफ अ स्पाई इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड तुर्की इज आल्सो एक्टिंग, इधर से भी उधर से भी ले रहेगा। So he's taking advantage of both sides, and that's what is important for the world to realize. Turkey is not India's friend, and इस बात का मैं पूरे भारतीयों से ये कहूंगा, पूरी दुनिया के लोगों से कहूंगा कि अपने दुश्मनों से भी सीखना पड़ता है, क्योंकि आपका दुश्मन ही आपको असली लेसन सिखाता है।
बिकॉज वही आपकी कमजोरियों को बताता है। तो मेरा दुख एक ही बात का है साहब, ये लड़ाई रुकने के कारण हमने पृथ्वीराज चौहान वाली एक बार छोड़ दिया। महाभारत की भी कथा है कि लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन को मारना है तो पूर्ण रूपेण खत्म करो, ये आधा छोड़ो मत उसे। अगर सांप को आप आधा भी छोड़ देंगे तो जो कुछ भी करेगा और रिकॉइल करके बाइट ही करेगा आपको। इस बात को हमें समझना है। इस बात की पूर्व पक्ष शत्रुबोध हमें पाकिस्तान के बारे में भी जानना होगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। अब उसमें एक चीज हो गई है, अब टर्की भी तैयार है, चाइना भी तैयार है और उनको पता है कि अब भारत छोड़ेगा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस रहेगा। मोदी ने डॉक्ट्रिन दे दी है, तुम एक गोला छोड़ोगे हम तुमको 10 मारेंगे। तो नाउ ही विल बी नहीं, उधर से गोली चलेगी, इधर से गोला चलेगा। वही मैं कह रहा हूं। तो अब उनको ये पता चल गया है, तो अब वो तैयार होंगे उसके लिए ना। तो आपने दुश्मन को तैयार होने का समय दिया। दैट वाज समथिंग वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन एज अ स्ट्रेटजी वॉर रूम। ओके, हाँ, हालांकि अधिकतर लोगों का जो कम से कम हमारे मिलिट्री ब्रास में ये मानना है कि मौका कोई नहीं दिया है, और जो डॉक्ट्रिन जो इन्होंने शेप किया है वो तो इतना डेंजरस है कि पाकिस्तान को कुछ भी करेगा तो मरेगा। तो मैं ताहिर गोरा साहब से पूछूंगा कि साहब ये जो मोदी डॉक्ट्रिन है, ये तो बड़ा टफ डॉक्ट्रिन है। मैं देख रहा था कि आपने जैसे कहा कि पंजाब में जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो तो कतई जो है इनसे राजी नहीं है इस बात से। और एक किसी बंदे ने एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया और वो कहा कि भाई तुम्हारे सारे बड़े शहरों में धमाके हो गए, तुम्हारे एयरबेस बेकार हो गए, पानी पर अभी भी कंट्रोल भारत का है पूरा, तो तुम किस जीत की खुशी मना रहे हो? क्योंकि इस पूरे वाकये में जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला है वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया, जिसको मैंने जब आरंभ हुआ था तो मैंने आपको ध्यान है, मैंने एक वीडियो किया था, बिकेम वायरल, ऑपरेशन पाइथन, जिससे मैंने कहा था कि भाई ये भारत जो है ये ऑपरेशन पाइथन करने वाला है। ये इस बार जो है वो स्नेक बाइट नहीं करेगा, गए और अंदर मारा और चले आए। ये इनको धीरे धीरे स्क्वीज करके जान निकाल के और उसके बाद सॉल्व करेगा। ये जब ये पहलगाम हुआ था और उसके 2-3 दिन के बाद जब मैं IWT बंद कर दी थी, उसके बाद मैंने ये चलाया था। और उसके बाद जो मोदी जी ने डॉक्ट्रिन, 2 तरह के डॉक्ट्रिन उन्होंने दिए। एक तो उन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, और ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये तो इन्होंने सिद्धांत कर दिया। और दूसरा जो इसके उन्होंने बोला कि भैया कोई भी टेररिस्ट एक्ट होगा हम घुस के मारेंगे, एक, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के कारण, और तीसरा उन्होंने बोला कि हम टेरर स्पॉन्सर स्टेट और टेरर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ये जो तीसरा है ये तो बड़ा ही खतरनाक है जी। देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की डॉक्ट्रिन का सवाल है, तो मुझे इस बार एक नेक्स्ट लेवल की बात भी फील हो रही है। भारत की जो जनता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एक तरह से एक्सपेक्ट कर रही है और डिमांड भी कर रही है और प्रेशर भी डाल रही है कि सर आपने जो डॉक्ट्रिन सेट की है अब जरा एक स्टेप आगे चाहिए। तो हमने देखा जैसी 10 मई की सो कॉल्ड सीज फायर, या मैं तो कहूँगा कि भारत तो उसको सीज फायर भी नहीं कहता, वो कहता है हॉल्ट हमने ऑपरेशन को किया, अपने ऑपरेशन सिंदूर को। उस पे भी जनता का एक रिएक्शन आया, यानी जनता इतनी इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन पे है। वो कह रही है कि ऑल काइंड्स ऑफ ये जो पाकिस्तानी बुलशिट है अब ये खत्म होनी चाहिए। अब उससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डॉक्ट्रिन है या उनकी अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसके पीछे जनता खड़ी होगी। एक तो ये होता है ना कि एक बड़े लीडर के कहने पे जनता खड़ी होती है। अब जनता कह रही है कि सर आपने ये
बेंचमार्क सेट किया, लेट्स टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। अब भारत की ये जो मुझे इस वक्त की एक तरह से मोमेंटम भारत में जो बिल्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका हुआ, वो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। वो इतने स्टूपिड हैं, इडियट हैं कि ये मोमेंटम अब ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन लोगों का है। सो मच सो कि भारत के जो डिसिडेंट लोग भी होते थे मुस्लिम सेक्शंस में या लेफ्ट सेक्शन के, मैंने पहली बार भारत के लेफ्ट की, अगर सभी नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द लेफ्ट, दे आर ऑन बोर्ड विद मोदी जी। ये मेरे लिए, मैंने कभी नहीं ऐसा सीन देखा, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। भारत के बड़े बड़े लोग जो डिसिडेंट थे, उनकी हायर परसेंटेज अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ऑन बोर्ड है, और वो कह रही है कि सर रुकना नहीं है, आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। सीपीआई विरोध में प्रदर्शन कर रही है कलकत्ता में। जी जी, ये बिल्कुल एक नया टर्न है। ऐसे ऐसे पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत क्रिटिकल रहे हैं, वो अब आवाज से आवाज मिला रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं। तो भारत के लोगों का एट लार्ज एक पेज पे होना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है। क्योंकि हमें ये पता है कि वेस्ट के अपने चोचले हैं, अपनी कंपल्शंस हैं, उनके अपने पुराने लाडले हैं। अब जिस तरह इजराइल के साथ पूरा वेस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका डिसिडेंट रखने के बावजूद साथ खड़ा हो जाता है, भारत को वो लग्जरी नहीं मिलते हैं। भारत के साथ कोई नहीं खड़ा होता, भारत ओन हर ओन है। लेकिन अब भारत इतना स्ट्रांग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 4-5 सालों में भारत की पैरेलल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। वो जब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ जुड़ेगी, मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ये ओवर $10 ट्रिलियन ऑफिशियल इकोनॉमी होगी। वो समय होगा जब पूरी दुनिया सोचेगी कि हमने अब भारत को लेक्चर नहीं देना। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जयशंकर जी और पूरी की पूरी टीम जो है, वो भारत को ऑलरेडी उस लेवल पे ले आए हैं। जयशंकर जी ने कहा था कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। तो ये लैंग्वेज भारत की, भारत के हायर कमान से आना, और भारत की जनता का जो स्पिरिट वाला मामला है, आई नेवर ऑब्जर्व टू एट दैट लेवल। मैं तो इन चीजों को देख रहा हूं कि डिसिडेंट ऑफ बीजेपी, भारत के सिस्टम के डिसिडेंट, वो पुश कर रहे हैं सिस्टम को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि सर हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाएं आप। तो ये जो वहां पे एक पेज वाली सिचुएशन है, दिस इज अ वंडरफुल फैंटास्टिक सिचुएशन फॉर भारत, एंड इट्स एन अलार्मिंग बेल for Pakistan, China, Turkey, and rest of the opponents. हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, हमारे राहुल गांधी जी नहीं आए उस पेज पे। लेकिन सचिल जो आप ही के राजस्थान के, सचिल पायलट की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो तो काफी हद तक उनके साथ। सचिन पायलट तो साहब, ही इज अ मेंबर ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी आल्सो, तो इसीलिए तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। साहब ये टेरिटोरियल आर्मी का मेंबर है, ये कहीं इसका छुपा हुआ रिश्ता तो नहीं है मोदी जी से। नहीं, राहुल गांधी तो बौखलाया हुआ है, क्योंकि शशि थरूर तो बिल्कुल ओपनली आ गया उसके अगेंस्ट में, तो उसको तो उसको रोक भी नहीं पा रहा है, कैसे किस मुंह से रोक पा रहा है उसको। विभूति जी, एक चीज और पूछूंगा आपसे बैंड में, और वो है भारत की जो डिफेंस इकोनॉमी है, उसमें जो डिमांड है, वो पिछले 4-5 दिनों में जो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड है, वो कोई 100 टाइम्स बढ़ गई है। आप ये देखें, लास्ट ईयर भारत ने करीब $3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। देखिए पहले तो बिल्कुल ही जीरो हुआ करता था, तो $3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। अब इतनी डिमांड है कि अब
भारत को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम कितने यहाँ पे प्लांट लगाने पड़ेंगे जो इतने ऑर्डर्स फुलफिल कर पाएंगे। अजीब सी सिचुएशन है, ऑर्डर्स इतने सारे हैं और कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की। बस वो मेक इन इंडिया सफल हो गया ना। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपनी शक्ति दिखानी है किसी को, तो शक्तिमान बनना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से हम शक्तिमान बन के भारत ने आकाश तीर लगा के जीपीएस सिस्टम सारा कुछ जो बयान हुआ है, देखिए पाकिस्तान की झूठ फरेब की जो कहानी है, वो वेस्टर्न मीडिया बीबीसी वाले एक शुरू में फंस गए, लेकिन बाद में सच्चाई आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में हम न्यूयॉर्क टाइम्स और वो कहते हैं इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून पढ़ के खबरें नहीं लेते। खबरें तो यहाँ मिलती है हमारे साथ, सच्चाई तो यहाँ मिलती है लोगों को। और इतने सारे प्रोलिफरेशन हुआ है यूट्यूब और इंडिपेंडेंट चैनल्स का, कहां से सच्चाई आ रही है। तो वेस्ट में इतने सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अपने ही लोगों को कि इंडिया किक्ड एस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, बीबीसी को एक्सेप्ट करना पड़ा, जॉन स्पेंसर ने लिखा, अपना डिफेंस स्पेशलिस्ट ने कहना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो। मुझे याद आ रहा है कि जब मुझसे पूछा गया था, when I was in Bahrain consulting, the sheikh of the investment bank asked me, how do you think technology will affect us? And I had told him two statements: you can't lie anymore, you can't hide anymore. The technology means your tail will tell its own tale. The tail that you leave behind will tell its own tale. That's what is important. And he understood it. He understood it. तो आज जो है ना, वो राजेश खन्ना का जो पुराना गाना था, सच्चाई छुप नहीं सकती, क्या कहते, सच्चाई बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो वो जो है अब बिल्कुल विस्तृत हो गया है। जो लोग पहले जैसे, अब ये आज की बात बता रहा हूँ, एक बड़ा यूट्यूबर है, एक्स स्पेस करता है, बंदे ने, मारियो नाम है उसका, उसने इमरान खान के 2 बच्चों को स्पेस पे लाया, और उन 2 बच्चों ने अपने, इमरान खान की क्या दुर्गति हो रही है वहां पे, किस तरह से मुनीर उसको ट्रीट कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता चल गया आज। अब आज सडनली एक बात उठी कि भाई ऐसा कैसे होता है, व्हाट काइंड ऑफ रूल ऑफ लॉ इज दिस। अब सवाल पूछने लगे हैं लोग। इट बिकम्स, हर एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ जाता है, जो भी था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, बुरा था या सही था, गलत, या मुझे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको इस तरह से बदतमीजी से उसको रखेंगे। और यहां तक की खबर उड़ी थी कि उसकी मर्दानगी को नाश कर दिया गया। ये कहां की इंसानियत है साहब। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब पॉलिटिक्स, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में मोरालिटी और एथिक्स और पॉलिटिकल पंचलाइन, ये दोनों शब्द जो होते हैं, वो तो आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। दिस इज हार्ड रियलिटी। लोगों को पता चल गया है इसके बारे में अब। सो दैट्स द पॉइंट व्हिच आई विल से। एक लास्ट क्वेश्चन ताहिर गोरा जी से। एक, कई लोगों ने कहा कि साहब कि भारत ने जो है वो डिसाइसिवली, ये जो वॉर है, देवर डिसाइसिवली द विनर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब कि अब इन्फो वॉर हार गए। लेकिन क्या वाकई इन्फो वॉर हारे? क्योंकि जो इन्फो वॉर हारने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और राइटर्स में और इनमें सब में जो है वो आपके खिलाफ छप गया। आज के ज़माने में इज इट अ वैलिड कंस्ट्रक्ट? देखिए, बात ये है कि हमें लगा पहले, जब 7 मई को अटैक शुरू हुआ भारत की तरफ से, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्राइक्स हुई, तो प्रेस ने इवन 22 अप्रैल का जो इतना सेवेजरी वाला इनह्यूमेन जो एक्ट था, उस पे भी हमें साफ दिखा कि जैसे ये लिख देना कि जी ये टूरिस्ट थे, मिलिटेंट ने मारा, तो वो उसमें पूरे का पूरा बायस नजर आता है। लेकिन 10 मई तक चलते चलते फिर ये जो झूठ बोल रहा था मीडिया,
अब इसके पास कोई गुंजाइश ना रही कि वो सच बयान ना करे, वरना उसको जूते पड़ने थे, क्योंकि अब सैटेलाइट पे सारे इमेजेस मौजूद थे। भारत ने जो इस बार बढ़िया काम किया, जो 2019 का काम था पुलवामा के बाद बालाकोट पे जो स्ट्राइक की, वो शायद भारत ने उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया सैटेलाइट का, और उन्होंने सोचा कि दुनिया इस रियलिटी को मानेगी कि हम 100 किलोमीटर अंदर गए पाकिस्तान के, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन वो ऑफ कोर्स दुनिया तो अंधी है, भारत के मामले में तो बिल्कुल अंधी है। तो इस बार बड़े एहतियात से सैटेलाइट सारे इमेजेस लिए गए और वो पेश किए गए। फिर इन्होंने डबल चेक किया, क्रॉस चेकिंग की इन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी, अपने डिफरेंट सोर्सेज से, वो बिल्कुल वही थे जो भारत ने उनको दिखाए। अब वो कैसे झूठ बोलते, उनके पास कोई चांस ही नहीं था झूठ बोलने को, वरना वो मार पड़नी थी। तो फिर उनको लिखना पड़ा। अच्छा, ये जो इन्फो वॉर है, ये इसलिए कुछ चेंज हुई कि भारत की अथॉरिटीज ने इस बार स्मार्टली प्ले किया। उनको ये पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ वार ही काफी नहीं है, हमें एविडेंसेस हमें ही देने हैं, दुनिया नहीं देगी। उससे काया पलटी। लेकिन एक बात मैं जो आपके शो में हर बार कहता हूँ, अपने टीवी पे भी कहता हूँ, टर्की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका एक इंटरनेशनल टीवी चैनल है जिसको भी भारत ने बैन किया, लेकिन वो अमेरिका कनाडा में भी तो देखा जाता है, अल जजीरा है। हमारा भारतीयों का कोई इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा चैनल होना चाहिए जिसके फ्रंट पे गोरे गोरियां, यहाँ के लोग, यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियंस बैठे। वो बहुत जरूरी है। अल जजीरा का ये काम है, अल अरेबिया शुरू हो गया है, अब सऊदी अरब वो स्लीवलेस लड़कियों को, न्यूज एंकर्स को अब हायर कर रहा है। तो हमें इन्फो वॉर के लिए, एक तो इन्फो वॉर है, एक वैसे इंफॉर्मेशन है। विक्रम सूद जी ने अपनी बुक में लिखा, बहुत ठीक लिखा, उन्होंने कहा कि हम युद्ध जीत जाएं और अगर नैरेटिव का युद्ध हार जाएं तो हम हार जाते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी होगी, इन्फो वॉर तो चलिए वॉर के दिनों का खेल है ना, नैरेटिव एक 24/7 का खेल है। वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे करना होगा। पलकी शर्मा जी का आता है, अच्छा शो है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन उनको हम सब भारतीय देखते हैं। कोई ऐसा होना चाहिए काम कि हम जंगल में मोर नाचा वाला मामला ना हो, वो जंगल देखे। तो वो नैरेटिव का जो है अभी बहुत स्पेस है और हमें उस पर काम करना होगा, और भारतीय सरकार को भी इस पर तवज्जो देना होगी। अगर वो नहीं अटेंशन पे कर रहे, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कनाडा, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के बैठे हुए हैं, उनको ये करना होगा। मैं ये पिच करता रहता हूँ आइडिया, संजय भाई, हर बार बोलता रहता हूँ, और मैं इस पे आज फिर यही अपनी टिप्पणी भी दे रहा हूँ और ओपिनियन भी दे रहा हूँ। Can I just add to what Tahir Saab said just now? जी। I totally agree with that. कि BBC है वो अपना प्रोपेगेंडा करता है, अल जजीरा अपना प्रोपेगेंडा करता है। हम एक धोखे में रहते हैं। हमें प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेशन में हमको दोनों एक मानते हैं। हमें प्रचारक बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कहानी हम ही कह सकते हैं। और नैरेटिव वॉर में जो है वो बिल्कुल सही है कि हम कौन हैं, ताहिर गोरा, संजय दीक्षित, विभूति झा कौन है, अगर हमने न बताया तो आप कैसे जानेंगे उसे? किसको फुर्सत पड़ी है कि 8 बिलियन लोगों की कहानी किसको सुने? उसमें सबसे बड़ा मुद्दा संजय जी ये है कि हम अपने को रेलेवेंट कैसे बनाए दूसरों के लिए। एक उदाहरण देता हूं। लोग कहते हैं पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, वो बड़ी वो बड़ा फेवर करता है सबों को। तो मैंने कहा कि क्यों हम इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल लेके क्या हम जग मार रहे हैं क्या हमारी कोई हस्ती नहीं है जियोपॉलिटिकल? इतना बड़ा देश है। तो अनलेस एंड अनटिल यू कन्वे द मैसेज, अगर अपनी इंपॉर्टेंस अगर आपने अपने आप में ना देखी और अपने दूसरों को न बताया, तो लोग क्यों जानेंगे? अब जैसे यहाँ पे, जैसे आपको मैं बताऊं कि 91 से मैं यहाँ देखते आ रहा हूँ अमेरिकन को। बहुत लोग ये समझते हैं कि इंडिया ही नई कंट्री है और हमने जाके पाकिस्तान कश्मीर कब्जे में कर लिया है। इतनी गलत फहमी है लोगों में। यहां तक कि एजुकेशन जो है साहब,
जिस तरह से जेम्स मिल और मकॉले ने भारत की संस्था को, भारत की परंपरा को, भारत के इतिहास को मिटिया मेट किया, हमने उसको बचाया नहीं साहब। तो ये दायित्व हमारा अपना है कि हमारी कहानी हम कहेंगे, दूसरा क्यों कहे? Why should Dalrymple or anybody write our story and why we worship him? Oh, गोरे ने ये कहा, हमें हमारी कहानी अब हम क्यों नहीं लिख रहे हैं कुछ? इस बात की जो है चर्चा करें। 2014 में संजय जी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मैंने एक नोट दिया था बीजेपी सरकार को कि ट्रेन 35 और 40 कार्डर ऑफ स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। एक नरेंद्र मोदी जी ही स्पोक्समैन नहीं बन सकते हैं, एक अमित शाह स्पोक्समैन नहीं बन सकते हैं। आप चुनिए, अपने 30-35 एमपीज को सेलेक्ट करिए who understand the value of words। और मेरा जो तकिया कलाम है, मैं यही कहता हूं लोगों से, words matter, words change minds and minds move mountains। अगर आप इसको अपना मूल मंत्र मान लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी साहब। लेकिन उस वक्त में क्या था, ये हमारी कमजोरी है भारत में। सब कहते थे आप क्या बताएंगे, हमें सब पता है। तो भारतीयों में जो है ना एक प्रथा है हमारी, हम सब जानते हैं, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसी कारण ये प्रपोजल आगे गया नहीं। एट अ सीनियर मिनिस्टेरियल लेवल इट डिडंट गो फॉरवर्ड बिकॉज हम सब जानते हैं। दैट पार्ट हैज टू हैपन इन इंडिया कि विराट कोहली ओपनिंग बॉलर नहीं बन सकता, पीरियड। समझ। तो आइए एक मैं सेंटेंस कहना चाहूंगा आपकी परमिशन से। वो मुझे टीवी पे जो व्यूअर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं कि जी ये वेस्टर्न मीडिया क्यों डिसऑनेस्ट है, हमारी बात नहीं कर रहा। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि आप वेस्टर्न मीडिया आपका नहीं है, ये वेस्ट का है। आप इनसे एक्सपेक्ट ना करें। अपने इंस्टीट्यूशन हमें खुद बनाने होंगे, हम दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकते। ये है सिंपल खेल। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिर गोरा जी को, विभूति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।